Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि सर ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कीजिए, अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ चैप्टर को अपलोड करने का निर्णय लिया है, और ये है आपका चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो एग्रीकल्चर को मैं इसके बाद बता दूंगा। पहले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आप देख लीजिएगा, आपको मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंप्लीट करता हूँ, उसके जस्ट बाद फिर एग्रीकल्चर, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब हुआ, तो इसका डेफिनेशन देखिए। मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन यहाँ देखिए, प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट में जिसे हम लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट कहेंगे। और ये काम एक दो के लिए नहीं हो रहा, लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है। तो द प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। क्या मतलब हुआ, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल आप लिए और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किए एक ऐसे प्रोडक्ट में जो वैल्यूएबल हो गया, जो अब यूजफुल हो चुका है। और ये ऐसा लार्ज क्वांटिटी में अगर आप करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और जिस इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहेंगे। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बोले तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बड़े स्तर पे रॉ मटेरियल को लेकर उससे एक फिनिश प्रोडक्ट, वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, वो जगह कहलाएगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और वैसा प्रोसेस कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि पिटाई एक प्रोसेस है, पिटाई, कुटाई, धुलाई, ये सब एक प्रोसेस है। और ये घटना होती कहाँ है, घर पे, स्कूल पे, या कभी कभी बाहर में भी। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। शुगर केन है ना, गन्ना, उससे शुगर बनाया जाता है। तो गन्ना क्या हो गया, रॉ मटेरियल गन्ना हुआ, इसको हमने लिया एक लार्ज क्वांटिटी में, उसको फिर शुगर मिल में प्रोसेस करके उससे शुगर वगैरह की जो प्राप्ति की जाती है, तो ये क्या हो गया, ये काम मैन्युफैक्चरिंग कहलाया। लकड़ी को ले लीजिए, वुड को ले लीजिए, वुड से आप क्या कर लेते हैं, पेपर बना लेते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए यहाँ पे वुड क्या हो रहा है जी, तो रॉ मटेरियल हो रहा है, और पेपर क्या हुआ, ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो गया जो मार्केट में अब आप यूज़ कर पा रहे हैं। धागा है यार्न तो खुद एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो फाइबर से बनेगा, उसके बाद उससे आप बनाते हैं क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स क्या हो गया, फिर से वैल्यूएबल प्रोडक्ट, और यार्न क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो ये जो इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस, ये क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। एंड वेयर द प्लेस वेयर इट विल टेक प्लेस विल बी कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आई होप कि बहुत आसानी से आपको क्लियर हो रहा है। तो देखिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं, आप लोग चिप्स खाते होंगे, तो देखिए चिप्स कहाँ बनता है, किसी न किसी इंडस्ट्रीज़ में बनता है। वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आलू जो लेते हैं, पोटैटो लेते हैं, उस पोटैटो को रॉ मटेरियल के तौर पे कलेक्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट करके चिप्स वगैरह बनाया जाता है, जिसको आप खाते हैं, स्पेशली मैच वगैरह देखने के दरमियान में। आइए समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ये इंडस्ट्री जो है किस सेक्टर में फॉल करेगी, तो ये फॉल करती है सेकेंडरी सेक्टर में। किस में फॉल करेगी, सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर तो आप जानते हैं, वैसा सेक्टर जिसमें जो चीज़ आप प्राप्त कर रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, खेती बाड़ी से, प्राकृतिक तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, जैसे इसमें एग्रीकल्चर हो गया, आपका फिशिंग हो गई, ये सब चीज़ प्राइमरी सेक्टर हुआ। सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं कि जहाँ प्राइमरी से जो चीज़ मिली है रॉ मटेरियल, उसको आप ट्रांसफॉर्म करके फिर से कन्वर्ट करके यूजेबल बना दे रहे, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि होगा इसका इंट्रोडक्शन। आइए समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। इससे पहले कि हम जानें कि कितने तरह की ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, कैसे ये हमारे इकोनॉमी को हेल्प करती है, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इसको माना जाता है कि ये बैकबोन है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है किसको, मैन्युफैक्चरिंग को। कैसे माना जाता है, आइए समझते हैं।
ये देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर देता है, आधुनिकीकरण कर देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का क्या मतलब हुआ कि सारे जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले किसान भाई लोग हैं हमारे, वो सब एकदम मॉडर्न कपड़ा पहन के आ जाते हैं, एकदम खूबसूरत से लगने लगते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कपड़ा वगैरह वहाँ बनता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर को हेल्प करने में आपको हेल्प कर रहा है। ऐसा रियल में बात यहाँ पे ये नहीं है। मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर का मतलब देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ यूज़ होते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, आप कह लीजिए कि इसके अलावा बहुत सारी ट्यूबवेल्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो ये ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, फर्टिलाइज़र्स ये बनता कहाँ है? ये बनता इंडस्ट्री में, जो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा बात। दूसरा क्या है कि ये जो डिपेंडेंस लोगों का है, स्पेशली जो जनता का, पीपल का एग्रीकल्चरल इनकम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, लोग पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, उसको कम करता है। भाई जब खेती बाड़ी में आप काम कर रहे हैं और उसके अलावा फिर आपको इंडस्ट्रीज़ में भी काम मिल रही है, तो काफ़ी लोग जो एग्रीकल्चर से फिर इंडस्ट्री के सेक्टर में मूव करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। तो जो डिपेंडेंस आपका, पहले आपके पास एक ही ऑप्शन था खेती बाड़ी सिर्फ करना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो all you can get is from in the agriculture sector, but after the coming of industrial sector, the heavy dependence on the agriculture for income has been reduced। इसको रिड्यूस कर दिया गया। अब जनता जो है कमाने के लिए सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर पे भी कमा सकती है। एग्रीकल्चर इनकम पे जो पूरा का पूरा बोझ था वो काफ़ी हद तक कम दिखाई दिया। तीसरा क्या है? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई अब इंडस्ट्रीज बन गया, तो वहाँ कोई भूत थोड़ी काम करेगा, तो वहाँ काम करने के लिए आदमी चाहिए आपको, और आदमी अगर काम करेंगे तो क्या होगा? बेरोज़गारी दूर होगी, बेरोज़गारी दूर होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे क्या होगी? गरीबी भी दूर होगी। तो ये तीसरा फ़ायदा इससे हुआ। इसके साथ साथ इसमें फ़ायदा ये हुआ कि बहुत जगह पे आप देखिएगा इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप की गई है बैकवर्ड एरियाज़ में, यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ पे उतने साफ़ सफाई नहीं है, उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है वो जगह जितना और जगह डेवलप्ड है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जब बना दी जाती है तो वो देखिएगा धीरे धीरे जगह डेवलप होने लगते हैं। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ बन गई है तो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठहरेंगे, आसपास होटल बन जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों का आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए आसपास खाने पीने की चीज़ों की दुकान बनती है। तो ये सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये सब आपको देखने को मिलता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप की गई, जिससे क्या हुआ? वो इलाका थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो जो एक ही इलाके में अलग अलग जगह पे जो डिफरेंसेस है वो क्या होता है? ब्रिंग्स डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अंतिम जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ आप बना रहे जो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है और इंडिया में उसको लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद बच जा रहा है भाई, तो बच जा रहा है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट बोले तो दूसरे देश में भेजेंगे, तो दूसरे देश में कैसे भेजेंगे? तो अगर भेजेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? दूसरे देश में हम लोग भेजने के लिए सी का या फिर एयर वेज का यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो चीज़ें बाहर जाती है भारत से वो सी के रास्ते ही जाती है, ऑलमोस्ट 90% सी के रास्ते जाती है। तो इससे क्या हुआ कि हम विदेश से ट्रेड किए तो हमारा ट्रेड एक्सपैंड हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा एक कह लीजिए कि नाम हुआ, और साथ साथ में अगर हमने उनको कुछ चीज़ें बेची तो हमें पैसा क्या देंगे? अगर हम जाकर जर्मनी में कुछ चीज़ बेचेंगे तो जर्मनी का जो करेंसी वो मुझे देंगे। अगर मैंने फ्रांस में कोई चीज़ बेची तो फ्रांस की करेंसी हमारे पास आई। ऐसा थोड़ी कि वो हमें कौड़ी उठा के दे देंगे कि लीजिए फ्रांस की कौड़ी, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो वहाँ की करेंसीज भी एक हमारे पास आएगी, एक फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे पास जो ज़रूरत है वो आएगा। तो ये सारा का सारा इम्पॉर्टेंस हुआ आपका मैन्युफैक्चरिंग का। आइए इसको मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। चैप्टर 6 इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमने ये जाना ऐसी प्रक्रिया जिसमें रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग। आप स्कूल कोचिंग वगैरह जाते हैं तो आप क्या होते हैं, जनरली गधे होते हैं, तो गधे को इंसान में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे भी क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। द प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग।
यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें रॉ मटेरियल मिला और उसको आपने कन्वर्ट करके फर्दर बेहतर मटेरियल में तैयार करके दे दिया, तो ये कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे शुगर केन से शुगर बनाया, वुड से पेपर बनाया, यार्ड से क्लॉथ बनाया, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरीज, ये सब का सब इसी में आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करती है, प्राइमरी में नहीं करती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन होता है, फर्टिलाइजर, ट्यूबवेल जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ बनाए जाते हैं। साथ साथ में लोग अब इनकम के लिए यहाँ भी जा सकते हैं, तो जो पूरा डिपेंडेंस था कि भाई खेती बाड़ी से ही हमको इनकम आएगा, वो डिपेंडेंस भी कम हुआ। साथ साथ में इसकी वजह से बेरोज़गारी ख़त्म हुई, गरीबी भी थोड़ा कम हुआ। और जो डिफरेंसेस रहता है एक ही एरिया में, अलग अलग एक ही मतलब कह लीजिए कि स्टेट में अलग अलग एरिया में आप देखिए कहीं बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, कहीं कम है। तो अगर जहाँ बैकवर्ड एरिया वहाँ इंडस्ट्रीज़ अगर आपने सेटअप कर लिया तो देखिएगा वो जगह धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे नोएडा को देख लीजिए आप, गुड़गांव को देख लीजिए, जिसको आज गुरुग्राम भी कहते हैं, तो वो सारा एरिया जो है काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है पहले से। इसके अलावा गुड्स अगर आप बना रहे हैं बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको आप एक्सपोर्ट भी कीजिएगा, तो विदेशों से भी आप ट्रेड कर सकते हैं और साथ साथ में फॉरेन एक्सचेंज को आप यहाँ ला भी सकते हैं। आई होप कि बहुत आसानी से आपको ये पूरी की पूरी जो टॉपिक है समझ में आई होगी। आपको मैं आई बटन पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड द वीडियो ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इकोनॉमी को ये कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग, और इसका रियल में अभी कितना शेयर है हमारे इकोनॉमी में, हमारे जीडीपी में।